आज की जो हमारी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता है उसके बारे में एक एक करके हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो आपको यूपीएसआई के उद्देश्य से और साथ में आने वाली परीक्षा जैसे कि आर ओ है और पीसीएस है तो उसके उद्देश्य से बनाई जा रही है, जिसमें हम लोग तीन मेथड से पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड हमारा है परीक्षा वाणी की, हम लोग बुक पढ़ रहे हैं। दूसरे मेथड में हम लोग इसका वीडियो क्लास करेंगे और तीसरे मेथड में हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं महसूस करता हूँ कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन क्षमता है और इसमें शांति काल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का भी सामर्थ्य है। वास्तव में कहना चाहता हूँ कि वास्तव में मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत स्थिति खराब होती है तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब है, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही खराब हैं। और यह वचन किसका है? डॉक्टर अंबेडकर का, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को कहा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान, भारत का संविधान अनेक दृष्टियों से एक अनूठा संविधान है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग उसके पहलू से बहुत अनूठा और सबसे बेहतरीन संविधान है पूरे विश्व में। इसकी अनेक विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम गौर करेंगे और एक एक विशेषताओं पर विस्तृत चर्चा करेंगे, जिससे उससे आने वाला प्रश्न हमारा एग्जाम में गलत ना हो। हम इसको पढ़ रहे हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि आने वाले परीक्षा में एक भी प्रश्न संविधान के गलत नहीं होने चाहिए। आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में 20 से 25 क्वेश्चन, आर ओ में 20 से 25 क्वेश्चन, यूपीएसआई में 18 से 20 क्वेश्चन की इसकी इम्पोर्टेंस है। तो उससे हम लोग विस्तृत रूप से अगर पढ़ते चलेंगे तो इसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। मैं आपसे बता दूं कि हम लोग परीक्षा वाणी की बुक पढ़ रहे हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग पढ़ेंगे सुभाष कश्यप की बुक को, और उसके बाद तब तक हम लोग वीडियो क्लास भी शुरू कर देंगे। वीडियो क्लास करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी 20 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं संविधान से वो हमारे हाथ में होंगे। इतने कॉन्फिडेंस से जाएंगे कि संविधान को किसी तरह से तोड़ मड़ोड़ घुमा घुमा के किसी तरह से पूछा जाए, हम उसका आंसर देने में कैपेबल रहें, सक्षम रहें और हमको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जो विश्व के अन्य संविधानों से क्या है, अलग है और उसकी एक पहचान बनाती है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। विशाल व विस्तृत संविधान, सबसे पहली चीज यही विशाल और विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसकी विशालता का सबसे प्रमुख कारण केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन तथा उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन है। क्लियर? अब इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि भारत क्या है, संघ है, राज्यों का क्या है, संघ है। तो इसमें केंद्रीय शक्तियों का भी वर्णन और प्रांतीय शक्तियों का, टोटल दोनों सरकारों का गठन और उनकी शक्तियों का विस्तृत वर्णन किया गया है कि किसका कितना अधिकार क्षेत्र है, किसमें कौन क्या कार्य करेगा, संघ सूची, राज सूची, इन सभी चीज़ों का विस्तृत वर्णन होने के कारण संविधान हमारा बहुत बड़ा हो गया और ऊपर से लिखित भी है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे। कितने थे? आपसे पूछा जाता मूल संविधान में तो आप कहेंगे 395 अनुच्छेद, 22 अनुसूचियां और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे, माफ़ करिएगा। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, ये चीज़ें देखिए, यहीं पे कन्फ्यूजन बड़ी खड़ी होने वाली है कि वर्तमान में और प्रारंभ में, ये बात याद रखनी पड़ेगी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में और उसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। यानी इन सूचियों को कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो आप तुरंत कहेंगे 73वें संविधान संशोधन। 12वां कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन। 9वीं कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन। और 10वीं कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन। क्लियर? तो इसको बता लेंगे ना, कोई बहुत दिक्कत तो होने वाली नहीं। यहाँ पे इस फैक्ट को याद रखना जरूरी है। किंतु संविधान के भागों और अनुच्छेदों में संशोधन मूल संख्याओं के में कोई परिवर्तन न करते हुए किया गया है। अतः
आज भी अंतिम अनुच्छेद कितने हैं? 395 है। कह रहा है कि मूल जो संख्या है, इस संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया, बल्कि जैसे मान लो कि एक है तो एक में सब क्लाउज अगर लगा दिए, हम का लगा दिए, तो अब इसको एक और एक दो जोड़ लिए हम, तो इस तरह से बढ़ता हुआ आगे बढ़ गया। तथा भाग भी 22 ही हैं। आज भी भाग कितने हैं? 22 है, लेकिन उसमें भी सब क्लाउज लगाने के कारण भाग भी आगे बढ़ गया है। तो आगे देखते हैं, किंतु गणना के आधार पर अगर गणना करने, जैसे एक ए था तो एक का जो क्लाउज था एक ही होगा, तो इस प्रकार से दो हो गए, ठीक है। तो गणना के अनुसार कितने हो जाते हैं? वर्तमान दृष्टि में अनुच्छेदों की संख्या 465 है। कितना है? सॉरी, 465 है। जबकि भाग की संख्या कितनी है? 25 है। भागों की संख्या कितनी है? 25 है। जबकि मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 थे। और अब भाग तो 22 ही हैं, लेकिन उसमें संख्या की वृद्धि करने के कारण, बीच में क्लाउज के बढ़ने के कारण टोटल भागों की संख्या गणना के आधार पर कितनी हो जाती है? 25 हो जाती है। अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका के संविधान में केवल 7, विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, 7 अनुच्छेद हैं और विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान माना जाता है अमेरिका का। कनाडा का संविधान 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128, अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। सर आइवर जेनिक्स ने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा संविधान और विस्तृत संविधान बताया है। लिखित संविधान की बात कर लें, संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है, यद्यपि इसमें परंपराओं एवं प्रथाओं का भी स्थान है यदि वह संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप है। ब्रिटेन का संविधान, आपसे यही पूछा जाएगा किस देश का संविधान अलिखित है, तो आप कहेंगे ब्रिटेन का संविधान परंपराओं एवं प्रथाओं पर आधारित एक अलिखित संविधान है। अलिखित है, लिखा नहीं गया है, ठीक है। ध्यातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान था। कह रहा है कि अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। उद्देशिका की विशेष शब्दावलियाँ, ठीक। संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। इन शब्दों का अर्थ संविधान की उद्देशिका नामक अध्याय में दिया गया, और अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि एक एक सेक्शन को हमने बहुत विस्तृत रूप से वहाँ पे वर्णन किया है और उसका एक आसान सा उदाहरण लेकर के हमने समझने की कोशिश की है। अगर उद्देशिका को आप एक बार देख लेते हैं तो मेरा भरोसा है कि आपकी उद्देशिका से आने वाला प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनको प्लेलिस्ट आसानी से मिल जाएगी। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए पहले सब्सक्राइब करेंगे, फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऊपर ही तीसरी या दूसरी हेडिंग है, दूसरी प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा गया भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। और मुझे उम्मीद है कब तक आप सब्सक्राइब करके वहाँ पे देख लेंगे और सब सीक्वेंस वीडियो वहाँ पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, संसदीय शासन प्रणाली के बारे में बात करते हैं। क्या होती संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है। पार्लियामेंट्री फ्रॉम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक। आगे बढ़ जाएं तो चलिए देखते हैं क्या है। संघात्मक संविधान के अंतर्गत दो प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की जा सकती है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी कौन है? संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, उसका निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है तथा वह नियत अवधि तक कार्य करता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ठीक है। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। जैसे कि लेखपाल वगैरह के पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ बहुत विशिष्टता की जांच नहीं होगी, बस आपके सामान्य जागरूकता की जांच होगी, लेकिन एसआई में सामान्य जागरूकता नहीं बल्कि आपकी विशिष्टता की जांच की जाएगी। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम इंग्लैंड में विकसित हुई। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? तो आप तुरंत कहेंगे कि इंग्लैंड में विकसित हुई। भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। यह प्रणाली केंद्र तथा राज्य दोनों में समान है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में गठित मंत्रिमंडल में निहित होती। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रावधान भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला है। देखिए ये पीसीएस में पूछा गया है, अनुच्छेद
75(3) जो है ये किस में पूछा गया है, PCS 2008 में पूछा गया है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, मूल अधिकार की बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद का तीसरा चैप्टर ये आपका, और ये मान चलिए कि उस चैप्टर में आपके कम से कम 15 से 20 वीडियो बनने वाले हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। भारतीय संविधान का मूल अधिकार भाग 3 अपने नागरिकों के लिए कुल कितने 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है। कितने मूल अधिकारों की, 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है। यह अमेरिकी संविधान से लिया गया है। यह राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन के रूप में है। राज्य द्वारा मूलाधिकार के प्रतिकूल बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। इस प्रकार न्यायालय मूलाधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, किंतु मूलाधिकार अत्यंतिक नहीं है। राज्य द्वारा लोकहित के राज्य द्वारा लोकहित में उन पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय जैसे कि पहले मूल अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में घट करके कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखिए 7 के बारे में बताया गया। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर संपत्ति के मूल अधिकार को भाग 3 से हटाकर, देखिए संपत्ति के मूल अधिकार को आपसे पूछा जाए कि 7वां मूल अधिकार कौन सा था, तो आप कहेंगे संपत्ति का मूल अधिकार था। भाग 3 से हटाकर अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया। पूछे गए प्रश्न है, गंभीरता से लीजिए। कब यह काम हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, और कब हुआ, 1978 में हुआ। इस बात को एकदम गंभीरता से समझने की कोशिश करिए। जो हमारे मूल अधिकार थे वो क्या थे, 7 थे, ठीक है। इसमें से क्या हुआ कि मूल अधिकार हमें मूल अधिकार तो देता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे हम बदल ना सकें या उसे सरकार द्वारा उस पर स्थान क्या किया जाए। न्यायालय मूलाधिकार का संरक्षण तो प्रदान करता है, लेकिन जब सरकार चाहती तो हमारे मूल अधिकार में संशोधन कर सकती। देखिए जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, संपत्ति का मूल अधिकार कहाँ चला गया, अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत चला गया, जो विधिक अधिकार के रूप में अंतर्विष्ट किया गया। अब क्या होगा, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना रह करके क्या होगा, विधिक अधिकार हो गया, विधि का अधिकार हो गया, यानी कानून का अधिकार हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और आपका भाग 4 और ये चैप्टर 4 भी होगा आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक के आपके वर्णन किए गए हैं। बहुत मज़ेदार चैप्टर होने वाला है, इसको भी हम लोग देखेंगे, आगे क्रम से चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 राज्यों के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक कुछ पवित्र कर्तव्यों का उल्लेख करता है। इसे आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ माना जाता है। सबसे बड़ी चीज़ देखिए, एक प्रश्न यहीं पे आपका है, और ये 2 प्रश्न जो हैं यहाँ पे, कि पहले तो आपसे पूछा जाए कि नीति निर्देशक तत्व के बारे में आप क्या जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किस भाग में किया गया, तो आप तुरंत कहेंगे भाग 4 में। अनुच्छेद कितना है, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन पूरे कितने अनुच्छेदों में किया गया, तो आप कहेंगे 36 से लेकर के 51 तक में। और यह कहाँ से लिया गया है, इसका विदेशी स्रोत कौन सा है, किस स्रोत से लिया गया है, तो आप तुरंत कह देंगे कि आयरलैंड से लिया गया है। सर आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इन कर्तव्यों का पालन कर राज्य एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार कर रूप प्रदान कर सकते हैं। ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। ऑस्टिन ने क्या कहा, इसे राज्य की आत्मा कहा है। देखिए आत्मा से कई प्रश्न हैं, और उन सभी प्रश्नों को क्रम से आप जोड़ लीजिए। उद्देशिका में भी एक आत्मा है, जिसे यम हिदायतुल्लाह नामक एक जो आपके राष्ट्र वो थे, क्या कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, तो उन्होंने कहा कि जो उद्देशिका है उसे उन्होंने आत्मा कह दिया। भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक जो अनुच्छेद 32 है, ठीक, तो अनुच्छेद 32 को उन्होंने क्या कह दिया, संविधान की आत्मा कह दिया। किसने, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 में जिसका वर्णन है, भीमराव अंबेडकर ने उसे संविधान की आत्मा कह दिया। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को, यानी किसको, नीति निर्देशक तत्वों को ऑस्टिन ने जी ऑस्टिन ने क्या कहा कि इसे राज्य की आत्मा कह दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। देखिए इसके ऊपर आपने पढ़ा, क्या पढ़ा था, तो नीति निर्देशक तत्व के ऊपर आप मूल अधिकार पढ़े, उसे न्यायालय से लागू कराया जा सकता है, लेकिन ये न्यायालय से लागू नहीं हो सकता है, कराया जा सकता है, ठीक। परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों
को मूल अधिकार पर प्राथमिकता प्रदान किया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। नागरिकों के मूल कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का समावेश मूल अधिकार में नहीं था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन, जिसे लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 का और अनुच्छेद 51 का को जोड़कर कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया? फंडामेंटल जो ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है, ये कहाँ से लिया गया? रूस के संविधान से लिया गया। किस संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया। ठीक है, कर्तव्य कितने, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 10 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। कह रहा 86वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन होता है और ये कब होता है? 2002 में होता है। 11वां कर्तव्य भी जोड़ दिया जाता है, मूल कर्तव्य, जिसमें 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया है। ठीक है, तो 11 मूल कर्तव्य इस समय है। आगे बढ़ जाते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका। संघात्मक संविधान में संघ और राज्यों के मध्य विवाद के समाधान और संविधान के निर्वचन का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। उस पर संविधान और मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। इसके लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। भारतीय संविधान द्वारा एक अंगीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना उसकी एक महती विशिष्टता है। एकीकृत न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय एवं तदंतर क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय हैं। इसके लिए संविधान में न्यायाधीशों की नियुक्ति, वेतन, भत्ता तथा पद से हटाए जाने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं, जिससे उन पर सरकार द्वारा किसी प्रकार का दबाव न डाला जा सके। संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। संसदीय प्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय, कह रहा भारतीय संविधान में इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच समन्वय स्थापित किया गया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वहीं अमेरिका में न्यायालय को संविधान का रक्षक और अभिभावक का दर्जा प्राप्त है। अतः वहाँ की न्यायपालिका कांग्रेस द्वारा निर्मित कानून तथा कार्यपालिका द्वारा पारित किए गए किसी भी आदेश का परीक्षण करती है कि यह संविधान के उपबंधों के विपरीत तो नहीं। यदि ऐसा होता है तो उन कानूनों और आदेशों को निरस्त कर देती है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह उन विधियों और आदेशों को निरसित कर दे जो संविधान के विरुद्ध हो। संसद को भी अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दे। दुर्गादास बसु ने इसे एक अद्भुत समन्वय बताया है। नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। अब इसमें देखते हैं क्या है। संशोधन की दृष्टि से संविधान नम्य तथा अनम्य 2 प्रकार का होता है। फ्लेक्सिबल मतलब नम्य और रिजिड मतलब अनम्य। वे संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया जटिल है, अनम्य कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, जबकि जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सरलता पूर्वक की जा सकती है उसे नम्य संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत। भारतीय संविधान में अगर हम संशोधन की बात करें तो भारतीय संविधान में संशोधन संसद द्वारा साधारण बहुमत, विशेष बहुमत तथा विशेष बहुमत और आधे राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार कुछ उपबंध तो आसानी से किंतु कुछ उपबंध कठिनाई से संशोधित किए जाते हैं। इसके कारण इसे नम्यता व अनम्यता का अनोखा मिश्रण कहा जाता है। किसे? भारतीय संविधान की बात हो रही है। कहा जाता है सर आइबर्ट जेनिक्स ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है, किंतु केसी ह्यूयर ने केसी ह्यूयर के अनुसार भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। केंद्राभिमुख संविधान। कह रहा है कि जो संविधान है उसका मुख जो है केंद्र की तरफ है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, आगे हम लोग पढ़ेंगे, भाग अनुच्छेद शुरू होने वाला जल्दी,
अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, इंग्लिश में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। परंतु प्रोफेसर केसी वेयर के अनुसार भारतीय संविधान एक अर्धसंघीय संविधान है, जबकि सर आइबर्जेनिक्स ने कहा कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है। भारतीय संविधान में संघात्मक संविधान के सभी प्रमुख लक्षण यथा शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, अपरिवर्तनशीलता तथा स्वतंत्र न्यायपालिका विद्यमान है, किंतु उसमें एकात्मक संविधान की प्रवृत्ति यथा एकहरी नागरिकता, जैसे एकहरी नागरिकता, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाना, आपातकालीन उपबंध, नए राज्यों के निर्माण संसद की शक्ति पर निर्भर करता है, अखिल भारतीय सेवाएं, राज्यसभा के असमान प्रतिनिधि और राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति आदि भी पाई जाती है, जिसके आधार पर जेनिक्स जैसे कुछ विद्वानों ने भारतीय संविधान को केंद्राभिमुख संविधान कहा है। अतः भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक की प्रवृत्ति को भी धारण करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ध्यातव्य है कि जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया किसने जिसे संघकारी संघवाद कहा है, सहकारी संघवाद कहा है, तो जी ऑस्टिन ने कहा है। एकल नागरिकता की बात कर लेते हैं। संघात्मक संविधान द्वारा समानतः दोहरी नागरिकता यानी प्रथम संघ की तथा द्वितीय राज्य की का प्रावधान किया जाता है। जैसे अमेरिका में क्या होता है कि एक तो अमेरिका का है, वो उसके बाद जो उसके छोटे छोटे राज्य हैं उसकी भी आपकी एक नागरिकता होती, किंतु भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उसकी संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। कोई व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक होता है, किसी राज्य का नागरिक नहीं होता। यानी हम अगर हैं तो हम उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं बल्कि हम भारतीय हैं, और जब अपनी सिटीजनशिप लिखते हैं तो हम लिखते हैं भारतीय। ठीक है, हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी राज्य विशेष के नागरिक नहीं हैं। क्लियर। वयस्क मताधिकार। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय प्रणाली के में सरकार का गठन जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से किया जाता है। भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार को अपनाया जाना नए संविधान की महान और क्रांतिकारी विशेषता। मूल संविधान में मताधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष नियत की गई थी। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 1989 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई काम हुआ है, तो 1989 द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो को बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्राप्त है, किंतु वह अनिवासी, चित्त विकृत, अपराध या भ्रष्ट अथवा अवैध आचरण के आधार पर कोई व्यक्ति अपने मताधिकार से वंचित किया जा सकता है। अगर उस आदिवासी जैसे यहाँ का निवासी नहीं है या चित्त विकृत यानी पागल है, अपराधी है, तो ऐसी कंडीशन में या अवैध आचरण के कारण हो सकता है उसे कोई ऐसा अवैध आचरण हो जिसके कारण उसे रोक लगा दी गई, तो वह अपने मत का अधिकार नहीं दे सकता है। संविधान की सर्वोच्चता। हमारा संविधान सर्वोपरि है क्योंकि सरकार के सभी अंग जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका इसी में अपनी शक्तियां प्राप्त करते हैं। ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। संसद द्वारा निर्मित विधि को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अमेरिका संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है। ठीक है, भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में क्या है, न्यायपालिका सर्वोच्च है। यह संसद द्वारा बनाई गई विधि को संविधान के अनुरूप न होने पर असंवैधानिक घोषित कर सकती, किंतु भारत के संविधान को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। भारत में शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान सर्वोच्च है। विधि का शासन। भारतीय संविधान विधि के शासन की स्थापना करता है, जिसके तहत सभी नागरिक विधि के समक्ष समान है। इसके साथ साथ राज्य एवं सरकार के सभी अंग एवं प्राधिकारी विधि द्वारा नियमित एवं नियंत्रित होते हैं। आपातकालीन उपबंध की बात करते हैं। संकट काल के संबंध में विशेष प्रावधान हमारे संविधान की एक अन्य विशेषताएं हैं, जिसके अनुसार संकट काल में हमारी राज्य व्यवस्था
में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का उल्लेख किया गया है, यथा युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 352, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर अनुच्छेद 356 और वित्तीय संकट के उत्पन्न होने पर अनुच्छेद 360। संकटकालीन घोषणा का सबसे प्रमुख प्रभाव यह होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। ये संकटकालीन प्रावधान संविधान को लचीलापन प्रदान करते हैं, जो कि भारत देश की परिस्थितियों में नितांत आवश्यक। इस प्रकार हमारा संविधान संघात्मक होते हुए भी संकट की स्थिति में एकात्मक का रूप धारण कर लेता है। सामान्य परिस्थितियों में भी एकात्मकता के अनेक लक्षण संविधान में विद्यमान है। इसीलिए अनेक विद्वानों के बीच भारतीय संविधान के एकात्मकता एवं संघात्मकता के मुद्दे पर विवाद होता रहा है। लेकिन एस आर बोम्बई बनाम भारत संघ के मामले 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। ग्राम पंचायतों की स्थापना। संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्व में कहा कि ग्राम पंचायतों की स्थापना कर उन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बनाया जाएगा। इसके अनुसार 1959 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था को अपनाया गया और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत समितियों व जिला परिषदों की स्थापना की गई। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था और शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। संक्षेप में भारत का नवीन संविधान जनता की सत्ता के मूल सिद्धांतों पर आधारित तथा भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है। भारतीय संविधान के स्वरूप और विशेषताओं से स्पष्ट है कि भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यवहार का श्रेष्ठ समन्वय है। तो आज का ये वीडियो यहीं तक हम लोग ओवर करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोज में, जिसका नाम है राष्ट्र के प्रतीक, और राष्ट्र के सभी प्रतीकों के बारे में पढ़ने के तदुपरांत हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसका अगला सिंबल हम लोग देखेंगे और हम लोग पहुंच जाएंगे अनुच्छेद 1 यानी भाग 1 में, और वहां से हम लोग आगे संविधान के अनुच्छेद में चले जाएंगे और लगातार हम अपनी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। बस आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग चाहिए, आप साथ दीजिए। आप संविधान के मास्टर बनने वाले हैं, तो ये बात आप नोट करके रख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे, नए कड़ी के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।